दोस्तों, तो पटकथा, कहानी और गीतों की तमाम गलियों, मोहल्लों और नदियों से होके हम कार्यक्रम के उस मुहाने पे पहुंच गए हैं जहां आईएससी का आखिरी सत्र शुरू होता है, यानी कि अवार्ड सेशन। इसमें हम कुछ नामी गिरामी सम्मानित लोगों को पुरस्कृत करेंगे। इसी श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूँगी दानिश जावेद जी को, जो ईसी के ट्रेजरर हैं, लिरिसिस्ट हैं और स्क्रीन राइटर हैं। दानिश जी। गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं और राइटिंग की नई नई उड़ान पे बातें कर रहे हैं। दुनिया भर में क्या हो रहा है, एआई हमें कहाँ लेके जा रही है, राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका किस तरह से काम करती है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में राइटर्स किस तरह से काम करते हैं, राइटर्स के राइट्स के लिए किस तरह से लड़ा जाता है, किस तरह से मनवाया जाता है। हमने बड़े बड़े दिग्गजों के मुंह से ये बातें सुनी और अपने रोशन दिमागों को और ज़्यादा रोशन किया। लेकिन आपका SWA, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन, किसी बरगद के पेड़ की तरह है जिसकी शाखें, जिसकी ब्रांचेस आसमान को छूती है, फैलाव में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर एरिया को कवर करती चली जाती है। कोई नई हैपनिंग, कोई नई इन्वेंशन, फिल्म, टेलीविज़न, OTT और राइटिंग, इससे मुताल्लिक छूटती नहीं है। उसको हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाएं। लेकिन उसी समय, उसी वक्त बरगद का ये पेड़ अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहता है। इसका कमाल ये है, आज जब इसके समापन का दिन है, हम आसमानों की ऊंचाइयों से उड़ के वापस अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। उड़ते उड़ते थक जाओ तो लौट आना, ऊंचाई से घबराओ तो लौट आना, राह की राहत गैर की चाहत ठीक नहीं, घर से बाहर घर पाओ तो लौट आना। तो आइए अपनी जड़ों की तरफ लौटते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि SWA यानी हम लोग, आप, हम सब मिलके इन महान हस्तियों को, इन बड़े लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इनको याद करके इनकी तरफ से SWA को हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। SWA की कोशिशों को और जो कुछ उसने हासिल किया उसको अवार्ड दे रहे हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे राजेंद्र सिंह बेदी साहब का। उनके कंट्रीब्यूशन से कौन वाकिफ है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एक AV के ज़रिए हम लोग याद करें हमारे कलीग्स ने जो मेहनतें की हैं। आपके सामने उस AV को रखकर ये बताने की कोशिश की है कि राजेंद्र सिंह बेदी और उनका काम क्या है। आइए AV देखते हैं। कोई फनकार अपने पेशे से रोटियां नहीं निकाल सका। लेखक को साथ में प्याज की दुकान जरूर खोलनी चाहिए। राजेंद्र सिंह बेदी ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन इसमें एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई है। इन शब्दों के साथ उन्होंने लेखक द्वारा झेली जाने वाली चुनौतियों को मजाहिया अंदाज में कबूल किया, लेकिन इसके बावजूद बेदी साहब ने कभी अपनी लेखनी की ताकत को कम नहीं होने दिया। कहानियां मर सकती हैं, लेकिन उनमें छुपे जज्बात हमेशा जिंदा रहते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी आधुनिक उर्दू साहित्य की सबसे बाअसर आवाजों में से एक हैं। उनकी कहानियां सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं थी, वो इंसानी जिंदगी के दर्द, जिद्दोजहद और जज्बात की गहराइयों में उतरने वाली दास्तानें थी। उनकी प्रतिभा इन पंक्तियों में साफ झलकती है। इंसान की छोटी छोटी इच्छाएं अक्सर
उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी बन जाती है। गरम कोट। प्यार की परिभाषा सिर्फ अधिकार में नहीं होती, बल्कि बलिदान में होती है। लाजवंती। दूरी कभी सिर्फ बाहर ही नहीं होती, कई बार अंदर भी दिलों के बीच फासले आ जाते हैं। क्वारंटीन। जिन औरतों की कहानियां दबी रहती हैं, उनकी चीखें पीढ़ियों तक गूंजती हैं। एक चादर मैली सी। ये पंक्तियां उनके इंसानी भावनाओं और हालात के समझ की गहराई को दर्शाती हैं और अपनी इस संवेदनशीलता और सामाजिक समझ से उन्होंने भारतीय सिनेमा के संवाद और पटकथाओं में नई जान फूंक दी। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। नॉनसेंस। मोहब्बत में ऊपर उठते हैं लोग, गिरते नहीं। कोई कहता है मैं मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। अरे भाई, मोहब्बत कोई हेड पुलिस कांस्टेबल है जो गिरफ्तार करे? कोई कहता है मैं लड़की पे मर गया, यूं कहो कि मैं लड़की पे जिंदा हो गया। आपने ठीक ही कहा। मुझे तो खुद अपने बहुत से गाने पसंद नहीं। फिर गाते क्यों हैं? क्या करूं, पब्लिक को ऐसे ही गाने पसंद है, और फिर पब्लिक ठहरी जनता जनार्दन। आप लोगों को खुश करने के लिए गाते हैं? तो फिर किसे खुश करने के लिए गाऊं? खुद को। पिताजी कहते हैं जब गीत स्वयं के लिए गाया जाता है तो संगीत हो जाता है। जो आदमी के मर के ही जी सके, ये दुख भरे दिन, ये दर्द भरी रातें, इनसे गले मिल मिल के रोना और फिर विदा होकर आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ते हुए माँ की ठंडी मीठी गोद में चुपके से उतर जाना, क्या ये मौत है? कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज का मतलब समझते हैं आप? करप्शन का दूसरा नाम है कंप्रोमाइज। बुज़दिल लोग इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। सर, मेहरबानी करके ऐसी एडवाइस मुझे मत दीजिए। राजेंद्र सिंह बेदी की लेखनी का जादू ऐसा था कि दिलीप कुमार, संजीव कुमार और धर्मेंद्र जैसे बड़े कलाकार अपने निर्देशकों से गुजारिश करते थे कि उनकी फिल्मों के संवाद राजेंद्र सिंह बेदी ही लिखें। उनके लिखे पटकथा और संवाद ने ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल रॉय, राज खोसला जैसे प्रमुख निर्देशकों की शुरुआती कामयाबी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजेंद्र सिंह बेदी ने गरम कोट, फागुन, आंखन देखी, नवाब साहब जैसी प्रसिद्ध फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया और उनमें से सबसे उल्लेखनीय फिल्म दस्तक रही, जिसे उन्होंने लिखा, प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया। यह फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने में सफल रही और इसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान मिला। अच्छा भला आदमी होता है, शादी के बाद घड़ा बन जाता है। नेवारी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करते। राजेंद्र सिंह बेदी को उनके साहित्य और फिल्मों में जबरदस्त योगदान के लिए और भी कई पुरस्कार मिले। मैं जानता हूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन आप गलत जानते हैं सर। पॉलिसी के हिसाब से ऑनेस्टी नहीं, डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी कोई पॉलिसी नहीं, ईमानदारी धर्म है, ईमान है। राजेंद्र सिंह बेदी के शब्द सिर्फ कागज पर लिखे हुए अक्षर नहीं थे और न ही सिर्फ फिल्मों में बोले गए संवाद। वो असल जिंदगी की गूंज थे, इंसानी जज्बात की गूंज, मोहब्बत की गूंज, दर्द की गूंज और जज्बों की गूंज। बंटवारा हुआ और बेशुमार जख्मी लोगों ने उठकर अपने बदन पर से खून पोंछ डाला और फिर सब मिलकर उनकी तरफ मुतवज्जह हो गए जिनके बदन सही सालिम थे लेकिन दिल जख्मी। लाजवंती। उनकी कलम में वो ताकत थी जो समाज की उन सच्चाइयों को बेपर्दा कर देती थी जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अपने काम के जरिए हमें प्रेरित करने के लिए, जीवन का मतलब समझाने के लिए, हमें यह सिखाने के लिए कि अपनी लेखनी में साहसी होना क्या होता है, हम राजेंद्र सिंह बेदी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
दोस्तों, ये खूबसूरत एवी आपने देखी और राजेंद्र सिंह बेदी साहब के लिए आपने तालियां बजाई, उनके काम के लिए तालियां बजाई। इस एवी को आप तक पहुंचाने के लिए जो खूबसूरत आवाज़ इस्तेमाल हुई उसे पहचाना आपने? बस तो उनके लिए भी एक तालियां बजाइए। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। जानते हैं डायलॉग किसका है? यस। अब बेदी साहब के लिए को सम्मानित करने की बात हो तो कोई ऐसा साथी उनका हो जिसने उनके साथ बैठ के बातें की हो, जिसने उनके साथ वक्त गुजारा हो, जिसने उनके साथ ट्रैवल किया हो। मैं चाहूँगा कि जावेद सिद्दीकी साहब तशरीफ लाएं। प्लीज समवन एस्कॉर्ट हिम। मुझसे कहा गया है कि मैं बेदी साहब के बारे में कुछ कहूं। इससे पहले जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई वो उसने सब कुछ वो कह दिया जो मैं घर से सोच के आया था। अब मेरे लिए कहने को कुछ ज़्यादा बचा तो है नहीं, लेकिन फिर भी अब मेरी अपनी एसोसिएशन का हुक्म है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। साथियों, मैं ऐसा समझता हूँ, और जितना मैंने बेदी साहब को पढ़ा है, और मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिन्होंने बेदी साहब से बहुत सारी मुलाकातें भी की हैं, इसलिए कि हम दोनों मैं इप्टा में था, वो भी इप्टा में थे, और प्रोग्रेसिव मूवमेंट में हम दोनों साथ में थे। महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी में भी हम लोगों का काफ़ी साथ रहा और उनसे बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मुझे मिला। बहुत इसके लिए मैं वाकई बहुत खुशनसीब अपने आप को जानता हूँ। मेरा ख़्याल ऐसा है कि अगर हिंदुस्तान के तमाम कहानीकारों की एक सूची बनाई जाए, एक लिस्ट बनाई जाए तमाम की, सारी ज़ुबानों की, और उसमें से फिर 10 नाम इंतखाब किए जाएं, सिलेक्ट किए जाएं, तो उसमें से एक नाम राजेंद्र सिंह बेदी का ज़रूर होगा। आपको ताज्जुब होगा कि बेदी साहब ने बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं लिखी हैं। मेरा ख्याल है कि उनका टोटल काम जो है वो 15-20 कहानियों से ज़्यादा नहीं है। हमारे आज जो लोग यहाँ सामने बैठे हैं वो मेरा ख्याल है उनके बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए कि हम जब भी बेदी की बात करते हैं तो बेदी की 3-4 कहानियाँ, चादर मैली सी, लाजवंती, गर्म कोट, इन्हीं के बारे में बात करते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। लेकिन उसके अलावा भी उनकी जितनी कहानियाँ थीं वो बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़ी अहम और हर एतबार से इस काबिल हैं कि उन्हें बार बार पढ़ा जाए। बेदी साहब के इंतकाल को मेरा ख्याल है 40 साल गुजर चुके हैं। यहाँ जो हमारे जो नौजवान साथी बैठे हुए हैं उनमें से बहुत सारों की उम्र 40 साल से कम है। उन्हें तो बेदी को ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि बेदी बहुत बड़े राइटर थे, बल्कि इसलिए कि कहानी कहने का फ़न क्या होता है ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। कहानी कहना और कहानी समझना ये दोनों अलग फ़न है। बेदी साहब को कहानी कहना आता था और जिस तरीके से वो कहानी कहते थे वो कोई तफसील में नहीं जाते थे, डिटेल में नहीं जाते थे, कोई ऐसे डायलॉग लंबे लंबे नहीं लिखते थे जिससे ये उनको अपनी बात समझाने का मौका मिले, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते थे कि एक छोटा सा डायलॉग एक बहुत सारी बातें कह दिया करता था। और ये चुस्ती जो थी
ये उनकी फिल्मों में भी दिखाई देती थी। फिल्में भी इत्तेफाक से उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्मों के डायलॉग नहीं लिखे, लेकिन जिन फिल्मों के डायलॉग उन्होंने लिखे वो वाकई देखने के लायक हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी पहली फिल्म बड़ी बहन अगर किसी को मिल जाए तो वो ज़रूर देखिए। मिर्ज़ा गालिब उनकी बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है, और उसके अलावा जो मधुमती है, देवदास है, सत्यकाम है, वगैरह वगैरह, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। वो फिल्में देखना इसलिए ज़रूरी है कि बेदी का सोचने का तरीक़ा क्या था। होता आमतौर पर यह है कि कहानी जो है वो कहानीकार अकेला लिखता है और अपने लिए लिखता है। ख़ुद बेदी साहब ने अपनी एक किताब में लिखा है कि जब सवेरे सवेरे मैं लिखने के लिए बैठता हूँ, एक सादा कागज़ मेरे सामने होता है और मैं कलम उठाता हूँ तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं ब्रह्मा हूँ और सृष्टि की रचना करने के लिए जा रहा हूँ। तो आप छोटे राइटर हों या बड़े राइटर हों, आप एक सृष्टि की रचना तो करते हैं। वो सृष्टि छोटी है या बड़ी, ये एक अलग सवाल है। तो सृष्टि की रचना कैसे होती है उसको जानने के लिए आपको बेदी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी कहा कि राइटर जो है, कहानीकार जो है, वो अपने लिए लिखता है, वो किसी को जवाबदेह नहीं होता। लेकिन जब वो फिल्म लिखता है तो वो बहुत सारे लोगों को जवाबदेह होता है, वो बहुत से लोगों के लिए लिखता है, वो दूसरों के लिए लिख रहा होता है। क्या फ़र्क होता है अपने लिए लिखने में और क्या फ़र्क होता है दूसरों के लिए लिखने में, इसका अंदाज़ा आप बेदी को पढ़कर और बेदी की फिल्में देखकर ही लगा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपने लिए भी फिल्में बनाई, मेरा ख़्याल है 7-8 फिल्में बनाई, जो इत्तेफाक से सब अकॉर्डिंग टू द कमर्शियल स्टैंडर्ड सब की सब फ्लॉप हुई। लेकिन वो फिल्में देखना इसलिए ज़रूरी है कि जब राइटर अपने हिसाब से सोचता है, जब राइटर अपने कलम की जगह कैमरा इस्तेमाल करता है, तो उसकी सोच क्या होती है, वो बात को कैसे कहता है और आप तक कैसे पहुंचाता है। इसलिए वो फिल्में देखना, वो भले फ्लॉप हों, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप दस्तक के अलावा भी उनकी बहुत सारी फिल्में हैं, वो देखना मैं समझता हूँ हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हमारा प्रोफेशन वही है, बहुत ज़रूरी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने राइटर एसोसिएशन को कि बहुत दिनों के बाद सही, लेकिन उन्होंने याद किया और याद रखा उस अजीम आदमी को जिसने बहुत से लोगों को लिखना सिखाया। मुझे फ़ख्र है कि मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने बेदी की कहानियाँ पढ़कर लिखने का सलीक़ा सीखा है और इसके लिए मैं आपसे ज़्यादा बेदी साहब का आभारी हूँ। बेदी साहब, आप जहाँ कहीं भी हैं, आपका एहसान आने वाली तमाम नस्लों पर है। बहुत शुक्रिया आपका। हम बड़े हैं ये जानते हैं हम बड़े हैं ये जानते हैं हम, बस तबीयत में इनकसारी है। इनकसारी मतलब हम्बलनेस। तो जावेद साहब ने बात शुरू की थी यहाँ से कि सब कुछ एवी में कह दिया गया है, और अब मैं क्या कहूँ। अब देखिए, जावेद साहब ने सब कुछ वो कहा जो एवी में नहीं था। इसे कहते हैं बड़ापन। ये जावेद सिद्दीकी है। आइए, मैं बहुत अदब के साथ दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा इला बेदी दत्ता जी से, जो ग्रैंड एडिटर हैं बेदी साहब की, कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और जावेद सिद्दीकी के हाथों ये ऑनर, ये अवार्ड एक्सेप्ट करें प्लीज़।
family is very overwhelmed with this felicitation, and like you can see, I am I can't speak coherent sentence, but what I'd like to say is that he laid the foundation for the Film Writers Association, and today he's being feted by his fellow writers. And for me, it's a great honor, and we really appreciate the AV. Zama, great job. It was, I mean, I can't stop crying because unfortunately, for me in this industry, I mean, my brother, me, not many people still find Bedi Saab relevant, and there are people who don't know of his body of work, and so we have to be kind of not embarrassed, but keep quiet about our legacy, our pedigree. So thank you for honoring Bedi Saab. It's really heartwarming, and I'm absolutely overwhelmed, and I hope he becomes relevant again through his writing, and that will be my endeavor as his granddaughter, to bring his stories, whether it's film or an OTT or whatever, but yes, he should be brought before the youth, like Javed Saab said, that everyone should read him. That's all I'd like to say. दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस श्रृंखला में अगला नाम भी इतना ही वजनदार, इतना ही मोहतरम और इतना ही ऑनरेबल है। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हम सब राइटर्स हैं, आप में से कभी किसी ने कोई जैकपॉट जीता है? से यस और नो? सोचिए 60s में, 50s 60s में किसी राइटर ने 46 या 48 लाख का जैकपॉट जीता हो, वो भी टैक्स फ्री। ऐसा कोई नाम हो सकता है? और वो भी राइटर। जिस जमाने में ये मशहूर होता था, कहा जाता था कि डॉक्टर के पास एक साहब गए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बहुत परेशान हूँ, कॉन्स्टिपेशन है। डॉक्टर ने चेक किया, दवा दी, अगले दिन आए कि क्या मामला है? कहने लगे नहीं भाई बहुत परेशान हूँ, बड़ा दर्द है। पूछा क्या करते हो? कहने लगे राइटर हूँ। तो उसने 100 रुपये दिए, बोले कुछ खाओ तो कुछ होगा ना। तो उस जमाने में 46 या 48 लाख का जैकपॉट एक राइटर ने जीता। लेकिन ये भी कमाल की बात नहीं है, राइटर ने सही और बहुत से लोगों ने जीता था। कमाल की बात यह है कि एक राइटर ने उस पैसे को संभाल के रखा और संभाल के इस्तेमाल किया। उस राइटर का नाम था राजेंद्र कृष्ण। एक ऐसा राइटर कि 1948 में जब भारत नया नया आज़ाद हुआ और अचानक भारत की आज़ादी के चीफ आर्किटेक्चर मोहनदास करमचंद गांधी, राष्ट्रीय पिता की हत्या कर दी गई। उनके दुख में हर वो आँख जो आज़ादी की खुशी में हंस रही थी रोने लगी, और उस वक्त बॉलीवुड की आंखों से जो आंसू गिरे वो शब्दों में बदले और एक गीत लिखा गया। एक ऐसा गीत जिसे सुनने के लिए मोहम्मद रफ़ी को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने अपने घर बुलाया और कई बार सुना। उस गीत के रचयिता, वो गीत था सुनो सुनो बापू की अमर कहानी, राजेंद्र कृष्ण जी। दोस्तों, राजेंद्र कृष्ण जी के बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर एवी बनाने वाले मेरे साथी, हालांकि मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। जावेद सिद्दीकी साहब की तरह ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एवी से हटके कुछ है, मगर मैं पिटूंगा। मेरे साथी बहुत मारेंगे जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये एवी बनाई है। तो आइए पहले हम एवी देखते हैं। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है,
धड़के, शोला जो भड़के, दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, धीरे से आ जा रे अखियाँ में निंदिया आ जा रे, आ जा धीरे से आ जा। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। मीना मीना रिका डिका डे टाई टामनी का माका नाका चिका पिका रोला रिका राम पम पोच राम पम पोच। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। ऐ दिल मुझे बता दे, तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। वो भूली दास्तां लो फिर याद करी, नजर के सामने घटा सी छा गई। आला रे आला, जरा मंडी संभाल बिजवाला। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मियाओ मियाओ मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी, बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी। ओ मेरी मैना, तू मान ले मेरा कहना, अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना। अय्यो अय्यो देखा न आए रे, सोचा न आए रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। तो दोस्तों देखिए, अगर यही बातें मैं बोलता तो इतनी अच्छी ना लगती, जितनी अच्छी हमारे दोस्तों ने एवी में आपके सामने पेश की। इतना ज़्यादा मज़ा आप न लेते, और शायद हमारे मोहतरम राजेंद्र कृष्ण जी की आत्मा जो यहाँ कहीं मौजूद होगी अपनी SWA में, वो इतनी भाव विभोर न होती। इस अवार्ड के लिए जावेद अख्तर साहब आने वाले थे, चौंक गए ना आप लोग, थे सुन के, निकले थे आने के लिए, लेकिन बीमार हो गए, तबीयत ख़राब हो गई। उन्होंने वीडियो भेजा मुझे और मैसेज भेजा और ये कहा कि वहाँ मौजूद तमाम दोस्तों से ये कहना कि अगर मैं इस काबिल होता तो बिल्कुल आता। मेरी गुड विशेज़ हैं आप सबके साथ, और क्योंकि ये मेरी अपनी संस्था है
तो मुझे अपने साथ शामिल समझिए। अगली बार वो ज़रूर आएंगे और उनका मशवरा है कि ये अवार्ड जमा हबीब साहब के हाथों से दिया जाए। तो जमा हबीब साहब तशरीफ़ लाएं और राजेंद्र कृष्ण जी के बारे में कुछ कहें। जमा हबीब साहब। नमस्कार। कहाँ जावेद साहब और कहाँ मैं। बहरहाल एक मेरे लिए फ़ख्र का मौका है कि राजेंद्र कृष्ण जी पे मैं कुछ बात कह सकूं। हालांकि एवी में बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारे गाने आपको दिखाए गए हैं और सिनेमा में गीत लिखना एक अलग कला है। इस बात को हम समझने से दूर भागते हैं। हर चीज़ को शायरी, पोइट्री उससे रिलेट करते हैं। सिनेमा में गीत जब कोई शायर लिखता है या गीतकार लिखता है तो वो अपने से ज़्यादा अपने किरदार के लिए लिखता है। तो उसकी भाषा उसकी अपनी नहीं होती है, किरदार की होती है। आपने देखा होगा क्या रेंज है राजेंद्र कृष्ण जी का। एक मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है उनका, यहाँ जहाँ आरा का एक सॉन्ग था, बहुत ही खूबसूरत गाना कि वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर लें तो बुझते चिराग जलते हैं। उसी तरह से उनको पहले मेरे ख्याल में अवार्ड मिला था जो ख़ानदान फिल्म के लिए, बेस्ट सॉन्ग, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा। उसी फिल्म का एक और गीत है, कल चमन था आज ये सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, सोचता हूँ अपने घर को देखकर, हो न हो ये है मेरा देखा हुआ। सो वो घर का बंटवारा होता है उस फिल्म में और उस पे ओम प्रकाश जी पे ये पिक्चराइज किया गया ये सॉन्ग के सोचता हूँ अपने घर को देखकर, हो न हो ये है मेरा देखा हुआ। भरोसा फिल्म एक थी गुरुदत्त की, उसका बहुत खूबसूरत, उसके कई सारे गीत बहुत खूबसूरत थे। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, उसी में है वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, या उसी में एक बड़ा मचलता गाना है, आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना कल चाहे बातें जितनी। सो एक सॉन्ग राइटर का जो ये रेंज है ये बहुत कमाल का है और राजेंद्र कृष्ण जी ने हर तरह के, हर किरदार के लिए जो गीत लिखे हैं वो आपके सामने था। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग एक बार खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाएं, प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, राजेंद्र कृष्ण जी की फैमिली से, उनके बच्चों में आज हमारे साथ उनके बेटे राजेश दुग्गल जी हैं, राजीव दुग्गल जी हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर्स रिया दुग्गल, सिमरन दुग्गल जी हैं। मैं राजेश दुग्गल जी से बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं। राजीव दुग्गल जी अगर आ सकें तो तशरीफ़ लाएं, लेकिन उनके पाँव पे थोड़ी तकलीफ़ है तो वो शायद ना आ पाएँ। रिया दुग्गल जी और सिमरन दुग्गल जी से चाहूँगा कि आप लोग स्टेज पे तशरीफ़ लाएं।
डेफिनेटली बड़ी खुशी की बात है। थैंक्स टू SWA फॉर के पिताजी को चुने। और देखिए कमाल की बात है कि आज ही के दिन राजेंद्र सिंह बेदी जी की फैमिली एंड राजेंद्र कृष्ण जी की फैमिली, मैं उनसे भी पहली बार मिल रहा हूँ। इनफैक्ट एक्चुअली आप सबसे ही पहली बार मिल रहा हूँ इनफैक्ट। एंड जो बड़ी बहन के बारे में जो जावेद सिद्दीकी जी ने कहा था, बड़ी बहन में आप लोग ये शायद नहीं जानते होंगे, कमर जलालाबादी जी और राजेंद्र कृष्ण जी दोनों ने गाने लिखे थे और डायलॉग राइटर्स थे कमर जलालाबादी जी, राजेंद्र कृष्ण जी और साथ में राजेंद्र सिंह बेदी जी। तो all three coincidentally were the dialogue writers in बड़ी बहन, which was 1949, and गाने भी बहुत मशहूर हुए थे। So I'm really happy to meet you all. In fact, it's so strange, you know, because if अगर वो पहली पिक्चर थी अगर जिसमें कमर जलालाबादी जी ने I'm sorry, जिसमें राजेंद्र सिंह जी बेदी जी की फर्स्ट डायलॉग राइटिंग थी, इट्स कोइंसिडेंस बिकॉज आज जावेद अख्तर साहब अगर हुए होते, जावेद अख्तर साहब की फर्स्ट हिंदी फिल्म फॉर लिरिक्स वॉज सिलसिला, एंड इन सिलसिला पिताजी का एक गाना था जो नहीं नॉट सर से सर के, नो दिस इज पहली बार मैंने देखा जलवा, लड़की है या शोला। So that's the only song coincidentally जो जावेद अख्तर साहब के साथ he shared in a film which was जावेद अख्तर साहब's first film in Hindi films as a songwriter. उसके अलावा it was the first film in which Rajendra Krishan ji wrote a song for Yash Raj Films and with Shiv Hari ji. So I thank them all for that. Rajendra Krishan ji had a big body of work. In fact ये बहुत कम लोग जानते होंगे, हिज डायलॉग राइटिंग, गलती से AV में स्क्रीन प्ले लिख लिया था, वो स्क्रीन प्ले नहीं था, इट इज़ फॉर डायलॉग राइटिंग। मैंने फिल्म के टाइटल्स के साथ कंपेयर कर रखा है और 82 फिल्म्स में राजेंद्र कृष्ण जी के डायलॉग्स थे, एंड ऑल दीज फिल्म्स वर द सॉन्ग्स। सो 260 फिल्मों में उनके जो गाने थे, ही रोट दीज 82 फिल्म्स ऑफ डायलॉग्स, एंड उनकी एक शर्त थी कि डायलॉग्स वो तभी लिखेंगे अगर उस फिल्म में गाने लिख रहे थे। Now there are a few films जहाँ पर एक ही गाना मतलब दिया जाता था just so that they wanted his dialogues, ऐसे कोई हैं, and of course there must be a lot of them जो कि छोड़ने पड़े because गाने के राइटर्स कभी कभार पहले से तय हो जाते हैं तो वो चेंज नहीं कर पाते हैं। I'm sure a lot of those also would have taken place, and I do want to mention that राजेंद्र कृष्ण जी अपने फेम और फॉर्चून के हिसाब से नहीं चलते थे, लेकिन I will tell all you writers, don't follow that path because it never helps. If you want to be famous, if you want to be like famous, and I mean apart from your work, लोगों को आपका नाम जानना ज़रूरी है, आपको अपनी उछाल खुद करनी पड़ेगी। And I would tell you that also. I'm like, garner as much as you can while whoever is alive. I know I'm struggling because I was supposed to have come out with this book in September on his death anniversary, and मैं बहुत late चल रहा हूँ क्योंकि I'm going through a writer's block myself. I hope the writer whose support I'm taking for it, Vishwas Nerurkar ji, I don't know if he's here, but so उनको भी मैंने बुलाया था, maybe शायद वो नहीं आ पाया, I don't know, and I know that I'm going through that and what kind of a struggle it is. So I will even say if there is any help I can get from others, I would like to collaborate in writing because मैं अकेले नहीं लिख सकता था। राजेंद्र कृष्ण जी तो लिख लेते थे, वो हमारे बस की बात नहीं है। And I must say कि रिया और सिमरन जो हैं ग्रैंड डॉटर्स, मेरे एल्डर ब्रदर राजीव दुग्गल की बेटियां, आज की जो आफ्टर 21 years of Viva being all girls band, there is a new band called Wish, WISH. Riya, Simran and 2 more girls are part of that band in fact. So मैंने कहा कि इनका भी आना बहुत ज़रूरी है because they are the future, and Riya is half of the songs are written and composed by Riya, so I'm going to see to it that she becomes a member of SWA. Thank you. Thank you very much. It is, I really feel honored कि मतलब पिताजी को इस तरीके से याद किया है with Rajendra Singh Bedi ji's family. Thank you very very much to all of you all. Thank you sir. Thank you. Thank you sir. Thank you very much. हमने coincidentally 2 राजेंद्र जी के लिए 2 जावेद ढूंढे थे, लेकिन थैंक यू। सो दोस्तों, हमारी शाम का, आज की शाम का ये हिस्सा यहाँ पर ख़त्म होता है।
शुक्रिया के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ जावेद सिद्दीकी साहब का, जमा हबीब साहब का, राजेश दुग्गल जी एंड दुग्गल फैमिली जो यहाँ मौजूद है, रॉबिन भट्ट जी का और इला बेदी जी दत्ता का और फैमिली का और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त दीजिए, हम कल्मिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Danish ji. I would like to call upon Mr. Jama Habib again as the GS of SWA to give a vote of thanks. Thank you. So, दोस्तों, 3 दिन का समापन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन 3 दिनों में आप पूरे जोश के साथ आए, बातें सुनी सारे राइटर्स की। होप कि बहुत सारे टेक अवेज हों आपके लिए। इन 3 दिनों में जो भी होता है यहाँ पे, उसके पीछे की जो बड़ी 3-4 महीने की मेहनत है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सब जान लें। और आप सबके शुक्रिया के साथ साथ मैं अपनी उस टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मिल के ये 3 दिन का फंक्शन, 3 दिन का इवेंट अरेंज किया है। एक और बात मैं क्लियर करूं कि बेदी साहब पे जो एवी था, आवाज़ भले मेरी थी बट उसको बहुत खूबसूरती से बनाया था साइविन क्वाड्रस ने, स्क्रिप्ट इनकी थी और वो पूरा कॉन्सेप्ट इनका था। आवाज़ के लिए इन्होंने मेरी कास्टिंग की थी। एक एक करके मैं अपनी टीम को बुलाऊंगा, प्लीज़ आप उनका स्वागत करें। ऐसे तो आप जानते हैं कि इसका एक सिस्टम होता है हमारे SWA में कि हर बार एक कन्वीनर होता है जो इंचार्ज होता है इस 3 दिनों के इवेंट का और सारी जवाबदेही उसकी होती है। सारे ये 3-4 महीने के प्रोसेस में उनको ही डिसीजन लेना होता है, उनको सारे लोगों से, सारे पैनलिस्ट से बात करनी होती है, उनको पूरा लीड करना होता है और ये बहुत मुश्किल काम है। ये टायरलेसली करना आसान बात नहीं है और उस काम को बहुत अच्छे से अगर किसी ने अंजाम दिया है तो वो हमारे दोस्त, मेरे छोटे भाई मितेश शाह। प्लीज़ आप सोच नहीं सकते कि कितनी रातें इनकी ऐसे ही कटी हैं बिना सोए हुए ये पूरे 3 दिन के इवेंट को तैयार करने में। सो प्लीज इस टीम के साथ मैं टीम को लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले, उस टीम को बुलाने से पहले मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को बुलाना चाहता हूं स्टेज पे, जो कभी भी आपको कहीं इधर उधर नहीं दिखा होगा, लेकिन उसने इतनी मेहनत की है इसके लिए और वो हमारा, यूं तो कहने को हम इवेंट मैनेजमेंट उनके हाथ में है, लेकिन हर चीज, हर कोऑर्डिनेशन, हर फॉलो अप्स में उस आदमी का हाथ है। एंड ही हैज बीन वर्किंग 24/7 डे एंड नाइट। So please welcome Mr. Sanchit Dhake. He is the man behind the scene. और इनके साथ ही जो काम कर रहे थे रोहन मिश्रा। अब मैं ISC की टीम को बुलाना चाह रहा हूं। नेहा बहुगुना, दीपांजन रॉय, साइविन क्वाड्रस, अनु सिंह चौधरी,
सुदीप निगम, प्लीज। सुदीप निगम बड़ी मेहनत से 3 दिन पीछे पीछे छुप के पूरा मीडिया वर्क इनका संभाल के रखा था। और कोई मैं, हाँ, और हमारे हितेश केवल्या। अपने ईसी मेंबर्स को बुलाने से पहले मैं प्लीज अलाउ मी स्टाफ मेंबर्स को बुलाना चाहूंगा। प्लीज सारे स्टाफ मेंबर्स आ जाएं। अमर, सुमंत, यशवंत, प्लीज। ये सब हमारे ऑफिस स्टाफ हैं, हमारे क्या आपके हैं सहयोगी। हमारी प्रेसिडेंट SWA प्रीति मैमगेन, हमारे ट्रेजरर मिस्टर दानिश जावेद, हमारे सारे ईसी मेंबर मिस्टर अंजुम रजब अली, पुनीत शर्मा, विभा, रॉबिंदा, चारू दत्त आचार्य, धनंजय कुमार, बाकी और कहाँ लोग हैं? अरे उतना कोने में छुपे हुए, राजशेखर, हुसैन, कपिल बावड़, प्लीज जितने लोग हैं आ जाएं स्टेज पे। अब सारे वॉलंटियर्स प्लीज आ जाएं, आप ऑल द वॉलंटियर्स आगे आ जाएं और घुटनों के बल बैठ जाएं। ये सारे स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने बड़ी मेहनत की है, पीछे पैनलिस्ट को ड्रेसिंग रूम में हैंडल किया है। अब मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ। I would like to thank everyone from the EC, Zama sir for all the guidance and support, Amitesh sir who is the convener and has taken this task very, very excellently, and all the volunteers who have done great job behind the stage. So I thank you all. Thank you so much.